मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और रिवीजन में बता रहा हूं। कई बार मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को सेम बताया जाता है या इंटरचेंजेबली, मतलब कि दोनों सेम है ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो हम मेंबर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, और फिर एलिजिबिलिटी, एक्विजिशन, सेसेशन मतलब कब टर्मिनेशन होता है, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज देखिए। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि मेंबर होता कौन है। सो कंपनी, डू यू एग्री, एक रजिस्टर्ड एंटाइटी है। कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटाइटी है। कंपनी किससे बनता है? शेयर कैपिटल से बनता है। ये शेयर कैपिटल का पैसा कौन देता है? शेयर होल्डर्स। तो तुम्हारे कॉलेज में, लाइब्रेरी में, जिन लोगों ने लाइब्रेरी की बुक ली है, कौन से बुक लिए हैं, उसका नाम पूरा डिटेल आ जाता है। तो हर कंपनी को अपने हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं कंपनी की भाषा में, एक रजिस्टर्ड रखना पड़ता है। उस रजिस्टर को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। तो जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसका नाम उस रजिस्टर में दर्ज है, उसको मेंबर बोलेंगे। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, फिर फर्क क्या है? थोड़ी देर में आता हूं मैं। ये जो इधर है ना, इधर रजिस्टर्ड मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में फर्क बताओ। फिलहाल समझो, ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, जो कंपनी के हेड ऑफिस में रखा जाता है, यदि इसमें नाम आया उस मेंबर का, उस शेयर होल्डर का, तो ऑटोमेटिक वो क्या माना जाएगा? मेंबर। क्यों? क्योंकि उसने शेयर्स खरीदे हैं, उसने शेयर्स का पैसा दिया है। ठीक है। एंड इंक्लूड्स होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तुम्हारे पास आईफोन है, होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, whose name is entitled या entered as beneficial owner in the records of depository. Now बैंक्स का राजा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शेयर जो है, पहले कागजी फॉर्म में आता था। किस फॉर्म में आता था? कागजी। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो तुम्हारे शेयर्स रहते हैं, उसको डीमैट बोलते हैं। जो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इस डीमैट का दो फादर बोलना चाहिए है, जिसको टेक्निकली डिपॉजिटरी बोलते हैं। ठीक है। डिपॉजिटरी का काम है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना। देर आर टू फादर्स टू डिपॉजिटरी। एक को एनएसडीएल बोलते हैं, एक को सीडीएसएल बोलते हैं। सो तुम्हारा देखो इधर दिया है इन लोग, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यदि तुम्हारा डीमैट अकाउंट है और फॉर एग्जांपल तुम्हारे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर्स है, तो तुम्हारा नाम का डीमैट अकाउंट है, मतलब तुम बेनिफिशियल ओनर हो जाओगे। जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट है, उसमें तुम्हारा नाम है, तो तुम मेंबर बन जाओगे। उसी प्रकार से तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक शेयर, डीमैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक शेयर अकाउंट। जैसे कि तुम्हारा डिजी लॉकर पता है, जिसमें तुम अपना लाइसेंस दिखा सकते हो, उसमें मार्कशीट्स भी कुछ आते हैं, सुना है? डिजी लॉकर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऐप है। उसी प्रकार से शेयर्स का ऐप इज डीमैट। तुम्हारे नाम का ऐप है और उसमें तुम्हारे रिलायंस का 100 शेयर्स है, तो तुम रिलायंस के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। लॉजिक समझ में आया? आजकल शेयर्स कागजी फॉर्म में नहीं दिया जाता, आजकल किस फॉर्म में दिया जाता है? डिजिटल फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमैट। सो टू प्रीरिक्विजिट्स फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तुमने लिखित फॉर्म में एग्री किया है, राइट, लिख के कि मैं शेयर होल्डर बनना चाहता हूं, और दूसरा, कंपनी ने तुम्हारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम दर्ज कर दिया है, मतलब पूरा एडमिशन पूरा हो गया, तो तुम क्या बन जाओगे? मेंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कई बार टीचर्स भी, इंक्लूडिंग में, शेयर होल्डर और मेंबर को हम एक ही तर्ज पर आंकते हैं, लेकिन बारीक ऐसे 6 एरियाज है
जिसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। नंबर वन, सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम बता रहा हूं। ठीक है, अभी प्राइवेट लिमिटेड तो लिखा नहीं है, लिमिटेड लिखा है, मतलब ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन के टाइम में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो मेमोरेंडम में करीबन जो साइन करने वाले लोग हैं, ठीक है, उसको सिग्नेटरीज बोलते हैं। मैं तुम्हारे सामने सिग्नेटरीज लेकर आ रहा हूँ। जो सिग्नेटरीज है मेमोरेंडम के, देखो 7 लोगों ने साइन किया है, 1 2 3 4 5 6 7। और नाम के आगे इन्होंने बोला है हम 500 शेयर लेंगे। तो पब्लिक लिमिटेड में कितने लोग लगते हैं? 7 लोग, उनके सामने ये शेयर्स है। सो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के टाइम जिन लोगों ने सबमिट किया है, वो लोग मेंबर है, अभी तक शेयर होल्डर बने नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पैसा अभी तक दिया नहीं है। सो ये जो सिग्नेटरीज है, ये लोग मेंबर है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 7 सिग्नेटरीज है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 7 लोग होने चाहिए। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसे टाइप की कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव सेवा रहता है या प्रमोशन ऑफ आर्ट्स साइंस लिटरेचर ये रहता है। तो उसमें शेयर कैपिटल नहीं रहता। तो जो लोग उसमें साइन करते हैं, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसमें प्रमोटर ने बोला या मेंबर ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा, कंपनी बंद हो जाए। सो वो गारंटेड रकम है जो कंपनी बंद होने पर ही वो मेंबर देगा, लॉस हुआ तभी नहीं। तो जिसने साइन किया है अंदर, वो मेंबर्स है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल है ही नहीं है, वो शेयर बाजार में उसके शेयर बिक ही नहीं रहे। मेंबर्स बाय एक्विजिशन या एस्टॉपल। यदि गलती से, ठीक है, कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उस किसी शेयर होल्डर का नाम डाल दिया और शेयर होल्डर वो है नहीं और वो मना नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जाकर कॉलेज में अटेंडेंस में बैठ गए दूसरे कॉलेज के लेक्चर में, टीचर ने जज नहीं किया, तुम स्टूडेंट हो लेकिन उस कॉलेज के नहीं, तो तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में गलती से आ गया, तो तुम मेंबरशिप बाय एक्वेजल हो पर शेयर होल्डर नहीं हो, क्योंकि तुम तो बस गलती से नाम तुम्हारा आ गया। टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल गलतियां नहीं होते हैं, लेकिन पहले कागजी फॉर्म में जब लिखते थे रजिस्टर में तो गलतियां हो जाती थी। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नाउ शेयर बाजार में शेयर ट्रांसफर होते हैं। भारत में 2 बड़े शेयर बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो एक आदमी है, सपोजली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ए शेयर बेचना चाहता है। किसको बेचा? बी को। ए कौन है? ट्रांसफरर। बी कौन है? ट्रांसफरी। बी को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। नाउ इन दिस केस, जब शेयर, सी तुमने ऐसा सोचो, गाड़ी ए ने बी को बेचा, शेयर्स के बजाय गाड़ी सोचो, कागजात बी के नाम पे हुए नहीं है, मतलब रिलायंस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रजिस्टर ऑफ जो मेंबर्स है उसमें क्या होगा शेयर ट्रांसफर करने के बाद? ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कि ट्रांसफरर का नाम कट जाएगा और ट्रांसफरी का नाम आएगा, मतलब ए का नाम कट जाएगा और बी का नाम आएगा, शेयर्स बेच दिया तो। लेकिन ये प्रक्रिया चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो अभी भी ए मेंबर है और बी सिर्फ शेयर होल्डर है। पूरा जब नाम चेंज हो जाएगा बी का तो बी मेंबर बन जाएगा। तो ए ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए बी को, ए का नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा नहीं है, तो ए क्या माना जाएगा? अभी भी मेंबर। वो शेयर होल्डर नहीं रहा, उसने शेयर्स बेच दिए। तो बी शेयर होल्डर बन गया है बट उसका नाम अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आया, तो बी क्या माना जाएगा? शेयर होल्डर बट नॉट येट अ मेंबर। 1 2 दिन बाद होगा ना, मतलब तुम कॉलेज में फॉर्म भर चुके हैं, तुमको आई कार्ड अभी तक मिला नहीं है, तो उस हिसाब से ए क्या माना जाएगा? मेंबर। 1 2 दिन के लिए, फिर उसका नाम कट जाएगा और बी का आ जाएगा। सो 1 या 2 दिन के लिए वो क्या रहेगा? मेंबर। समझ में आ रहा है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर बाय सक्सेशन या ट्रांसमिशन। अभी क्या होता है, एक आदमी है ए, वो ऐसे सोचो मेंबर है कंपनी का, ठीक है, अब उसकी डेथ हो जाती है तो शेयर किसके नाम पर हो जाएगा?
मिसिज है, उसके वाइफ के नाम पर, स्पाउस के नाम पर हो जाए। Shares of a deceased member are held by the legal representative. The deceased person ceases to be a shareholder but continues till transmission is effected. Transmission is a process. अभी क्या होता है, एक ही डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, ठीक है, वो अभी भी मेंबर है। अब क्या करना पड़ेगा, मिसिस ए को, अब सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिसिस ए को अप्रोच करना पड़ेगा रिलायंस को कि भाई मेरा नाम जोड़ो और मिस्टर ए जिसकी डेथ हुई उसका नाम कैंसिल करो। तो मिस्टर ए का नाम जब तक कैंसिल नहीं हुआ है तो ए क्या माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा, वो शेयर होल्डर नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है। तो मिसिस ए का नाम अभी तक आया नहीं है, तो मिसिस ए का नाम जैसे ही रजिस्टर में आ जाएगा तो क्या बन जाएगी, मेंबर और शेयर होल्डर दोनों बन जाएंगे, ठीक है। सो लॉजिक क्या हुआ है, ए मेंबर है, उसकी डेथ हो गई है, वो शेयर होल्डर है बट मेंबर नहीं रहा, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रिलायंस को नहीं पता उसकी डेथ हो गई है, तो मिसिस ए को रिलायंस के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मेरे हस्बैंड का नाम काट दो और मेरा नाम जोड़ दो। तो जैसे ही ये होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नई मेंबर क्या बन जाएगी, मिसिस ए। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो मेंबर कौन है, ए। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। या इंसॉल्वेंसी, एक आदमी डूब जाता है, उसका मतलब लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स, लायबिलिटीज इज मोर देन द एसेट्स, ठीक है, इज मोर देन द एसेट्स। इन दैट केस, ठीक है, मिस्टर ए वो शेयर बेच नहीं पाएगा क्योंकि कोर्ट एक बोलते ना ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करेगा जो उसके संपत्ति बेच के जो भी कर्जा लौटाए। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है मिस्टर ए, अभी भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है, तो वो मेंबर रहेगा बट शेयर होल्डर नहीं रहेगा क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर के पास अधिकार आ जाएंगे उसके शेयर्स के। सो यदि कोई आदमी डूब जाता है, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी, तो इन दैट केस वो मेंबर रहेगा बट शेयर होल्डर नहीं। आ रहा है समझ में। सो ऐसे भी केसेस है कि कुछ लोग शेयर होल्डर रहते हैं विदाउट बीइंग अ मेंबर। इन इन सच ए केस लीगल हेयर वो शेयर होल्डर बनी है, ऑफिशियल रिसीवर शेयर होल्डर है, ठीक है, ये लोग अभी भी मेंबर बने नहीं है क्योंकि इनका नाम अभी तक आया नहीं है। समझ में आया, यस और नो। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। तुम कब मेंबर बन पाओगे, सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। एक इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, दो है। इंडिविजुअल में माइनर 18 साल से कम, माइनर किसको बोलेंगे, जो 18 साल से कम है, क्या वो शेयर होल्डर बन सकता है, नहीं। इट्स अ ट्रेजेडी कि 18 साल से कम तुम मेंबर नहीं बन सकते। इंसॉल्वेंट, तुम डूब गए, ठीक है ना, सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ, तो क्या होगा, शेयर होल्डर ऑफिशियल रिसीवर रहेगा और इंसॉल्वेंट पर्सन जिसका नाम रजिस्टर मेंबर से कट गया वो मेंबर नहीं बन पाएगा या नए शेयर उसके नाम पे नहीं खरीद पाएगा। इनसेन मतलब पूरा इडियट बन चुका है, लुनाटिक मतलब नॉर्मल है लेकिन बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो मेंबर बन पाएगा नहीं। फॉरेनर, फॉरेनर यदि, सी इंडिया ने एक कायदा बनाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसे तुम इंडिया के लोग अमेरिका शेयर बाजार में 50 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हैं, तो अमेरिका का आदमी इंडिया में भी शेयर खरीद सकता है। तो फॉरेनर क्या इंडिया का शेयर होल्डर बन सकता है, मेंबर बन सकता है, यस बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर होल्डर बन सकता है, द आंसर इज यस। क्यों, रिलायंस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कानून रिलायंस को रिलायंस नाम से जानता है, इसलिए रिलायंस ने महिंद्रा का शेयर्स खरीदे तो रिलायंस मेंबर बन जाएगा महिंद्रा। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, जब तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो तुम क्या बन जाते हो, मेंबर। क्या रिलायंस महिंद्रा का मेंबर बन सकता है, द आंसर इज यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जैसे सारस्वत बैंक, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल है, ये सारस्वत बैंक है, ठीक है। सारस्वत बैंक रिलायंस में पैसा डाल सकता है, आंसर इज यस, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वो किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है, यस नो प्रॉब्लम।
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वो भी मेंबर बन सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कायदा यह बोलता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो एचयूएफ का हेड कौन होता है? कर्ता। एक हिंदू फैमिली सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में और कहीं नहीं है, तो उसका हेड को कर्ता बोलते हैं। तो इन दैट केस कर्ता के नाम पर ये लोग शेयर्स ले सकते हैं, फैमिली के नाम पर नहीं। तुम्हारा एबीसी ब्रदर्स नाम का बिजनेस, तो एबीसी ब्रदर्स के नाम पर नहीं हो सकता, उसमें जो हेड है कर्ता बी, उसके नाम पर तुम लोगे। और पार्टनरशिप फर्म के नाम पर भी नहीं ले सकते। यदि दो भाई है, ए और बी, दोनों पार्टनर्स है, तो दोनों के इंडिविजुअल नाम पे लिया जा सकता है फर्म का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है पार्टनरशिप का, महाराष्ट्र के बाहर ऑप्शनल है। इसलिए पार्टनरशिप और एचयूएफ खुद के नाम पे नहीं ले सकते, एचयूएफ का हेड कर्ता के नाम पर लेंगे, और पार्टनरशिप जो पार्टनर्स है ना, उनके नाम पे लिया जा सकता है। ट्रस्ट साईं बाबा संस्थान सुना है? कितना फेमस है साईं बाबा संस्थान। साईं बाबा संस्थान, सिंस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ट्रस्ट दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और मेंबर बन सकता है। आया समझ में? इन लोगों ने एक बहुत अच्छा एक चार्ट बनाया, इसमें तुम्हारा काम हो सकता है। माइनर बन सकता है, क्रॉस किया है, ठीक है, पेज नंबर 69, ये क्रॉस किया है। माइनर बन सकता है? नहीं। इंसॉल्वेंट बन सकता है? नहीं। लुनाटिक? नहीं। फॉरेनर? यस। एचयूएफ नहीं, बट करता यस। समझ में आया? पार्टनरशिप नहीं, लेकिन पार्टनर्स यस। कंपनी यस। कोऑपरेटिव यस। एलएलपी यस। एचयूएफ और पार्टनरशिप नो। अब एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, तुम मेंबरशिप कैसे पाओगे? बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। ये रहा रिलायंस के 7 लोग, जैसे तुमने साइन कर दिया, इधर साइन होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन कॉपी से सिग्नेचर नहीं है, तुमको साइन करना पड़ेगा। कितने लोगों ने साइन किया है? 7 लोग। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट लगता है, क्या बोलते हैं इसको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तुमने सबमिट किया ना, देखो पब्लिक लिमिटेड में 7, प्राइवेट में 2, और 1 पर्सन कंपनी में 1, इन लोगों ने साइन किया तो ऑटोमेटिक तुम मेंबरशिप एक्वायर करोगे। आया समझ में? बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी सुला विनेयर्ड्स, आज के तारीखे 14, सुला के शेयर्स मार्केट में आए हैं। सुला इज अ नंबर 1 वाइन कंपनी इन इंडिया, नासिक बेस्ड है। तो तुमने शेयर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो तुमको यदि शेयर्स मिल जाता है, मैं तुमको सुला के वेबसाइट मतलब लेके जाता हूँ और बताता हूँ। तो ये रहा सुला का शेयर्स। देखो सुला के शेयर्स कब आ रहे हैं? 12 से 14। तुमने शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, तुमको शेयर्स कब दिया जाएगा यदि मिलता है तो? December 19 को। जैसे ही तुमको शेयर्स दिया, शेयर्स खरीदने के लिए तुमको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कंपनी ने तुमको शेयर्स दिया, यदि 19 तारीख को दिया, तो तुम क्या बन जाओगे? मेंबर बाय एप्लीकेशन। तुम एप्लीकेशन कब करोगे? 12 और 14 के बीच में। इस यहाँ पे तुम अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, ठीक है, ये तारीख को, ये तारीख के बीच में कभी भी तुम एप्लीकेशन करोगे। लेकिन एप्लीकेशन करोगे तो तुम शेयर होल्डर नहीं बनोगे। तुम कब शेयर होल्डर बनोगे? जब तुमको अलॉटमेंट होगा। ये जो अलॉटमेंट होता है, तब इस तारीख को तुम मेंबर बनो। आया समझ में? सो यदि कंपनी ने तुमको शेयर्स अलॉट किया, तो तुम मेंबर बनोगे बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डीमैट फॉर्म। जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप है, वैसे शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को क्या बोलते हैं? डीमैट। बाय ट्रांसफर, सिंपल सा लॉजिक है। एक आदमी ने शेयर्स किसी और को बेच दिया, मिस्टर ए ने शेयर्स बी को बेच दिया। ए का नाम कट जाएगा और बी का नाम आ जाएगा। जैसे बी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, अब वो शेयर होल्डर है, मेंबर नहीं। जैसे उसका नाम आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मेंबर। आया समझ में? बाय ट्रांसमिशन, ए की डेथ हो गई तो मिसेस ए मेंबर बन जाएगी। इस प्रक्रिया को ट्रांसमिशन बोलते हैं। कि डेथ हो गई तो लीगल है ना, फादर मदर, लड़का लड़की जो भी है, और बेचे, जिंदा है ए और ए ने बेचा, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। ए की डेथ हो गई और मिसेस ए के नाम पर शेयर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ ट्रांसफर बी विल बिकम द मेंबर, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन मिसेस ए विल बिकम। समझ में आ रहा है? फिर नॉमिनी ऑफ 1 पर्सन कंपनी। नॉमिनी क्या होता है? जब, जैसे ये मेमोरेंडम में 7 लोगों ने साइन किया है, 1 पर्सन कंपनी में एक आदमी के नाम पे कंपनी होता है, लेकिन उसको बोलना पड़ता है मुझे डेथ हो गई तो किसके नाम पर शेयर होल्डर जाएगा। तो ए, मिस्टर ए बोलता है, ठीक है,
कि इन केस ऑफ माय डेथ मेरे वाइफ को शेयर होल्डर बना दिया जाए, तो मिसेस ए विल बिकम द मेंबर। ठीक है। बाय एक्विजिशन, ये क्या होता है? एक्विजिशंस, यदि एक आदमी का नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया है, उस आदमी को मालूम है लेकिन उसने नाम मना नहीं किया, तो वो मेंबर बनेगा और मेंबर के सारे लायबिलिटीज उस पर लागू हो जाएंगे। तो एक आदमी का नाम गलती से आ गया तो उसने क्या करना चाहिए? जाके कंपनी को बोलना चाहिए कि मेरा नाम गलती से आ गया, मेरा नाम हटा दो। वो नहीं बोलता है तो क्या माना जाएगा? मेंबर बाय एक्विजिशन। समझ में आ रहा है? और लास्ट में सेसेशन, तुम मेंबर कब नहीं रहोगे? तुम जैसे कि ए ने शेयर्स बेच दिया, किसको? बी को। तो ए शेयर होल्डर नहीं रहेगा, बी शेयर होल्डर बन जाएगा, मतलब मेंबर, उसका नाम रजिस्टर में आ गया तब तक वो शेयर होल्डर है, और नाम रजिस्टर में आ गया तो क्या बन जाएगा? मेंबर। तो ए सेसेशन मतलब ए मेंबर नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा ना उसका मेंबरशिप। इन द इवेंट ऑफ डेथ, ए की डेथ हो जाती है तो मिसेस ए मेंबर बन जाएगी। डू यू एग्री? तो ए का मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर इन द बायबैक ऑफर ऑफ द कंपनी, एक डीएलएफ कंपनी या किसी ने बोला मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर लाए, कुछ साल बाद वो लोग बोलते हैं हम 20,000 रुपया वापस खरीदना चाहते हैं, खुद कंपनी अपने शेयर्स कम कर रही है, पब्लिक से ही बायबैक कर रही है, कम कर रही है अपने शेयर्स। बायबैक में 4-5 4 to 5 लोगों ने शेयर्स दे दिए कंपनी को, तो ये लोग शेयर होल्डर नहीं रहेंगे क्योंकि कंपनी ने उनको पैसा लौटा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? बायबैक। आ रहा है समझ में? फोरफीचर ऑफ शेयर, अब ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। कंपनी ने शेयर्स बाजार में लाया, स्टार्टिंग में 10 रुपया था, तो कंपनी ने बोला अभी सिर्फ 4 रुपया पे करो, जब हम मांगेंगे तब 6 पे करना। 4 रुपया सबने पे किया, मिस्टर ए भी था जिसने 4 रुपये पे किया। 2 साल बाद कंपनी को 6 रुपए की जरूरत पड़ी पर शेयर, तो कंपनी ने मिस्टर ए से मांगा। मिस्टर ए गरीब हो गया था, कोविड की वजह से नुकसान हो गया था, मिस्टर ए 6 रुपए दे नहीं पाया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स जब्त कर लिए। तो मिस्टर ए का मेंबरशिप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसका रजिस्टर मेंबर से नाम कट जाएगा। अच्छा, सेम सिचुएशन लेते हैं, 10 रुपया है, 4 रुपया, मिस्टर ए से कंपनी ने कितना मांगा? 6 रुपया। मांगने को बोलते हैं कॉल लेटर भेजा, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। कॉल रिमाइंडर, फिर भी जवाब नहीं दिया। फिर वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर, फिर भी जवाब नहीं दिया। लास्ट में कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेगी। ठीक है। लेकिन मिस्टर ए को जब कॉल लेटर आता है, अब मिस्टर ए शरीफ आदमी है, उसको पता है वो भर नहीं पाएगा, वो खुद कंपनी के पास जाता है और बोलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कि देखो मेरे पास शेयर्स के पैसे नहीं है, 6 रुपए, तुम मेरे शेयर जब्त कर ले लो वापस। अब देखो, मैं तुमको एक कार का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये कार का एग्जांपल है। तो ये स्टेयरिंग व्हील है, ठीक है, कैसे कार बना दिया मैंने। तो तुमने एक मारुति की कार ली, तुमने हफ्ता नहीं भरा, बैंक आकर तुम्हारे गाड़ी लेके जाता है, नाम खराब होता है। उसके बजाय तुम खुद बैंक के पास जाते हो, बोलते हैं कार रख लो, मैं हफ्ता नहीं भर पा रहा। फर्क समझा? फोर्फीचर में कंपनी जबरदस्ती जब्त कर लेती है, सरेंडर में खुद शेयर होल्डर बोल देते हैं मेरे शेयर जब्त कर। दोनों केस में उसका नाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? एक्सरसाइजिंग ऑफ लियन ओवर द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ, नाम कार्ड हो जाता है, जो पहले के जो 4 रुपए थे इसको नहीं, वो भी नहीं मिलता रिटर्न, वो कंपनी रख लेती है और वो एक अलग अकाउंट में जाता है, उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बोलते हैं। एक्सरसाइजिंग ऑफ लियन ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, तुमने कुछ गिरवी रखा, तुम दे नहीं पाए पैसा बैंक को, तो बैंक वो शेयर तुम्हारा बेच सकता है। एक्सरसाइजिंग ऑफ लियन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी, लियन मतलब तुमने गिरवी रखा और बैंक को बोला 1 लाख का कर्जा चाहिए, बैंक ने कर्जा दिया 1 लाख रुपए का, तुमने लौटाया नहीं, तो बैंक वो शेयर तुम्हारे बेच। द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अब ये रिडीमेबल क्या होता है? शेयर्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। ठीक है। तो क्या हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल मतलब ये 20 साल के अंदर लौटाना पड़ता है, ये लाइफ टाइम तक कंपनी लौटाती नहीं है। 20 साल हो गए और कंपनी ने 1 लाख रुपया लौटा दिया कि ले लो वही वापिस,
पैसा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो मालिक है उसका नाम कट जाएगा। समझ में आया? दो प्रकार के शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो लाख रुपए कंपनी को मिला था, आज कंपनी ने 20 साल के अंदर पूरा लौटा दिया, तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको मिल गया, तो वो लोग मेंबर ही नहीं रहे। आया समझ में? तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का नाम कट जाएगा जब पैसा लौटा दिया जाए। अच्छा, पर्सन रिसिंड्स या कैंसल, रिसिंड मतलब कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वाज चीटेड एंड फ्रॉडेड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अच्छा, सपोजिटली एक एबीसी कंपनी है, वो बोलती है कि मैं पिछले 3 साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। एक्चुअली अकाउंट्स नकली है, घाटे में है, -25 करोड़ में है। जब उसको पता चलता है, वो कंपनी के पास जाता है, मुझे पैसे वापस दो, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो वो अपना मेंबरशिप छोड़ रहा है, उसको जो शेयर्स दिए वो कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। नकली इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी, अभी मैं तुमको यहाँ पे बता दूं क्या होता है प्रोस्पेक्टस। अभी देखो सुला के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, देखो ये सुला, सुला 12 से 14 के बीच ला रही है शेयर्स मार्केट में। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। शेयर्स, तुमने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरा, तो वैसे ही शेयर्स खरीदने के लिए जो फॉर्म तुमको भरना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। अब ये आदमी ने प्रोस्पेक्टस भरा, ठीक है, किसका? सुला का। लेकिन बाद में उसको लगा कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, और प्रूव भी हो गया गलत है। सुला तो ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल दे, तो पता चला, तो ये आदमी कंपनी को जाकर बोल सकता है कि मेरा शेयर्स कैंसिल मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन पूरा दिया नहीं गया। वो कैंसिल कर सकता है। और लास्ट में कंपनी बंद हो गई। अब क्या, ये ले लो, किंगफिशर एयरलाइंस कहाँ चल रही है? वैसे तो पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, लेकिन एक बार कंपनी पूरे बंद हो जाती है, नो, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? तुम शेयर होल्डर रहोगे नहीं, तुमने घर छोड़ दिया, तो इन दिस केस तुम मेंबर नहीं रहोगे। आया समझ में? और लास्ट में राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर क्या है? तुम्हारे राइट्स क्या है? तुम कभी भी जाकर बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। तुम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कौन से गिरवी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल और लेजर कंपनी से नहीं मांग सकते, ठीक है, ये नहीं मांग सकते। फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जब बन जाता है, तो तुम वो देख सकते हो, पब्लिक भी देख सकता है, लेकिन तुम जर्नल लेजर नहीं मांग सकते। बाकी जो भी रजिस्टर्स है, जनरल मीटिंग में कौन आया, प्रॉक्सी, क्या कोरम था, मिनट्स, ये सब तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मालिक हो कंपनी के। लेकिन जर्नल लेजर डे टू डे डिस्टर्ब होएगा ना, अकाउंटेंट इन सब लोग को, डे टू डे जो सीख रहे हैं तुम लोग जर्नल, वो डिस्टर्ब होएगा, तो जर्नल लेजर अलाउ नहीं है। तो तुम्हारे हक क्या है? तो तुम राइट्स और बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंपनी के देख सकते हो। राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। नाउ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तुम मेमोरेंडम में बदलाव, ऑथराइज कैपिटल में बदलाव, आर्टिकल में बदलाव, कंपनी को बंद कर देना, ये सब बड़े बड़े डिसीजन डायरेक्टर्स अकेले नहीं ले सकते, उनको किसको बुलाना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को फॉर द डिसीजन। और जनरल मीटिंग, कौन से दो जनरल मीटिंग है? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसमें अटेंड, वोट और अटेंड, पार्टिसिपेट एंड वोट कर सकते हो। राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर, उनको लग रहा है कोई सही डायरेक्टर नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है मीटिंग में या मीटिंग से पहले। उसके बाद राइट टू, विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये दोनों ऑडिटर्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, बट नॉट द जर्नल एंड नॉट द लेजर। राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कैसे पार्टिसिपेट करोगे? तुमको डिविडेंड मिलेगा। आया समझ में? उसके बाद शेयर होल्डर्स राइट, तुम अपने शेयर्स, तुमको शेयर सर्टिफिकेट डिमैट अकाउंट में मिलने का हक है, शेयर्स ट्रांसफर करने का हक है। राइट्स इशू, जैसे कंपनी नए शेयर्स ला रही है तो पहले तुमको ऑफर किया जाएगा खरीदने के लिए, फुकट के शेयर डिविडेंड के रूप में दिए जाए तो तुमको हक है। कंपनी बंद हो जाती है, संपत्ति बेचने के बाद जो बचता है उसमें तुम्हारा हक है। यदि लगता है कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है, ठीक है ना, फ्रॉड या गलत काम किया है, इंफॉर्मेशन तुमको दिया नहीं है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहा है, तुम केस कर सकते हो कंपनी पे, ठीक है। फिर ड्यूटीज क्या है? तुमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना होगा, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के, तुमको उसके बाहर जा नहीं सकते। तुमको फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब पूरा पैसा भरना होगा, 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 रुपए देना होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो जो भी लॉस हुआ पूरा घर से लाना होगा पैसा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का
फुल रिवीजन खत्म होता है। एक्सरसाइज का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लेना। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, मेंबर्स ऑफ कंपनी, खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।